कल अपन 13 देख लिए थे, है ना, मौलिक अधिकार से असंगत और अल्पीकरण की विधियां। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 जो है वो है कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण। मतलब कानून सबके लिए समान है बोल रहे हैं। कौन सा आर्टिकल बोल रहे हैं? आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, कानून सबके लिए समान है। दोनों शब्द को याद रखना आप, कानून के समक्ष समानता, है ना, और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, अब ये क्या होता है देखना, कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून की दृष्टि में सभी जो है वो क्या है, समान है ना। और कानून का समान संरक्षण का मतलब भी लगभग वही होता है। कानून का समान संरक्षण मतलब कानून जो है वो सबके लिए सबको संरक्षण समान देता है, सबको समान संरक्षण देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि कानून के समक्ष समानता ये लिया गया है ब्रिटेन से, यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, और कानून का समान संरक्षण जो है वो लिया गया है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण। देखो आप लोग ना, जब भी ये क्लास खत्म हो जाता है तो यहाँ पे ना, यहाँ से ना QR जनरेट होता है। यहाँ से इसको जैसे क्लिक किए तो QR जनरेट होता है। तो जैसे मैं यहाँ से गया, है ना, तो यहाँ पे भैया हैं तो इनको बोल दीजिए QR जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे पूरा QR आ जाएगा। उस QR को आप लोग ना जैसे फ़ोटो वो लोगे, है ना, कैमरे से, तो यहाँ जितना मैं पढ़ाया हूँ ना वो पूरा आ जाएगा हर पेज। ठीक है, तो लिखने में अगर छूट भी गया तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कानून के समक्ष समानता लिया गया है यूके से और कानून का समान संरक्षण जो है वो लिया गया है USA से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कानून सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 में बोल दिया। ये वाला क्या बोलता है कि जैसे कोई स्त्री और पुरुष, ठीक है, कोई भी स्त्री, पुरुष या बच्चे, ठीक है, कोई भी क्राइम कर रहे हैं, तो ये क्राइम जो भी होगा, कोई भी अपराध होगा, क्राइम होगा, तो इसकी जो सजा है वो सबको क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। सब बराबर जो है वो भागीदार है ना। कानून का समान संरक्षण यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई स्त्री पुरुष अगर या बच्चे कोई क्राइम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी को समान सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी को परिस्थिति के हिसाब से सजा मिलेगी। कोई बच्चा है तो बच्चे को कम सजा मिलेगा, कोई बड़ा है तो बड़े को ज़्यादा सजा मिलेगा, स्त्री है तो उसको कम सजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो पहले से आपराधिक तत्व है, पहले से अपराधी है, कई बार जेल जा चुका है, अपराध कर चुका है ना, तो उसको जो है वो सजा क्या मिलेगा ज़्यादा। और कोई मान लीजिए जो है एक नेक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पुरुष है जो शिक्षक है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा है और उसको जो है उसने कोई क्राइम कर दिया गलती से, तो उसके लिए जो सज़ा रहेगी वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको कम सज़ा मिलेगी। आ रहे समझ? तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट भारत ने अपना लिया है कि यहाँ पे वो एक तरफ जो है वो बराबर सज़ा भी देता है, एक तरफ जो है वो स्त्री पुरुष या शैक्षणिक अवस्था या आपराधिक तत्व इस प्रकार से परिस्थिति को देख के भी देता है सजा। आ गया समझ? तो 14 नंबर जो है वो आर्टिकल इतना बोलता है कि कानून के दृष्टिकोण में सभी के सभी क्या हैं, बराबर हैं। हो गया याद? आर्टिकल नंबर 15। 15 नंबर आर्टिकल बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव
राज्य नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव स्टेट जो है, स्टेट राज्य नहीं करेगा। राज्य मतलब देश नहीं करेगा, ठीक है। धर्म मतलब कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी है ना, वो राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। मूल वंश, उसका वंश क्या है, अफगानी है कि पारसी है कि क्या उसका मूल वंश है, ठीक है, उससे भी इसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जाति से फर्क नहीं पड़ता है, लिंग से भी फर्क नहीं पड़ता है, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर कोई भी जो है वो बन सकता है, ठीक है। जन्म स्थान, मान लीजिए किसी का जन्म स्थान जो है वो, राहुल गांधी का जन्म स्थान मान लीजिए इटली है। कहाँ है? इटली है। तो जन्म स्थान के नाम पे भी भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, ये बोला जा रहा है। ये इटली का है तो भी जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है कुल मिला के, ठीक है। तो इसके इन ग्राउंड्स पे जो 5 प्रकार के हैं यहाँ पे, इसके नाम पे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर होगा यहाँ पे, ये बोला जा रहा है आर्टिकल 15 में, ठीक है। अब इसी आर्टिकल में क्या है, इसी आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, इस आर्टिकल में जो है वो और क्या चीज़ है, इसमें बोला जा रहा है कि बच्चों व महिलाओं को विशेष अधिकार, महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार मिलेगा, ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से कानून बने रहते हैं, है ना, कि बहुत सारे कानून महिलाओं को फ़ायदे दिलाते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदे दिलाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बच्चों और महिलाओं को विशेष अधिकार है, ये इसका कुल मिला के भेदभाव में नहीं आएगा, भेदभाव में नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए कोई कानून बन गया, जैसे महिला, अभी वो योजना जो है ना, जो 1000 रुपये मिलता है, महिला महतारी वंदन योजना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है, पुरुष बोल रहा है कि ये भेदभाव है, सर बोल रहे हैं कि आर्टिकल 15 में आप बोले थे कि इसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा, तो 1000 उसको दे रहे हो तो 1000 हमको भी तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पे जो है वो दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया कि महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये अपवाद मतलब इसका भेदभाव नहीं है, ये देना ही है, यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से ST SC, उसी प्रकार से OBC को आरक्षण, ST SC को आरक्षण, EWS मतलब समझते हो आप? देखो, ST SC को आरक्षण, लेकिन आरक्षण कहाँ पे? आरक्षण जो है वो सीटों का, कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, मेडिकल कॉलेज वगैरह में। उसी प्रकार से OBC को आरक्षण, ये भी उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी वगैरह में आरक्षण। ये नौकरी में आरक्षण की बात नहीं कर रहा है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल कहाँ आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जैसे कॉलेज है ना, कॉलेज में मान लीजिए 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100। अब 100 सीटों में जो है आपको माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 100 सीटें हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो आपको ये कॉलेज वाले बताते हैं, वहाँ पे चार्ट रहता है उसमें कि ST जो है उसकी सीटें जो है वो 25 रहेंगी, SC जो है वो 30 रहेंगी, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये वही वाला आरक्षण बोल रहे हैं, ये नौकरी वाली नहीं है। ये कौन सा है? कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज या हायर एजुकेशन में भी, ठीक है, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है। तो ये OBC को आरक्षण, तो OBC संप्रदाय मतलब समझते हो पिछड़ा वर्ग है ना, तो पिछड़ा वर्ग को भी इसी प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सीटों की संख्या मिलेगी वहाँ पे, है ना। EWS क्या होता है? EWS आप सुने होंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग जिनकी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति खराब है या कमज़ोर है ना, उनको EWS कहा जाता है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग,
ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी 10% सीटों का आरक्षण होता है। कितना आरक्षण होता है? 10%। कोई भी सामान्य वर्ग के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसमें ना एक क्राइटेरिया बना हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए कि जिसके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है, 1 एकड़ खेत नहीं है, ठीक है, जिसके पास स्वयं का मकान नहीं है, जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, ठीक है, जिसके घर में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पेड करता है, मतलब नौकरी में नहीं है कुल मिला के, है ना, तो उसको जो है वो ईडब्ल्यूएस, ये उसकी जिसकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, सालाना इनकम 2 लाख से कम है, तो उसको जो है वो ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तो ये पटवारी लोग बनाते हैं, तहसीलदार लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 15 आर्टिकल में स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसी में क्या बोल रहे हैं कि कोई स्कूल खोला गया है, कोई मंदिर खोला गया है, या कोई होटल खोला गया है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट खोला गया है। रेस्टोरेंट जो है वो उच्च वर्ग का है, सवर्ण वर्ग का कोई, ठीक है, उसने खोल लिया, और वो अगर कह रहा है कि यहाँ पे जो है निम्न, जो जिसको मानते हैं समाज में, है ना, निचले स्तर पे जो लोग हैं, उनको हम लोग होटल में खाना खाने नहीं देंगे। आ रहा है समझ? तो ये क्या हो गया? ये हो गया भेदभाव, हो गया ना भेदभाव। तो संविधान में बोल रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, ये सब के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसको होटल में जो है प्रवेश करने का अधिकार है, संविधान देता है उसको। और अगर कोई व्यक्ति जो है, होटल व्यापारी बोल रहा है कि मैं इसको प्रवेश नहीं करने दूंगा, तो क्या होगा? तब जो है यहाँ वो व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और वहाँ पे फिर उस व्यापारी के लिए आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा, ठीक है, जारी किया जाएगा। तो ये वाला आर्टिकल समझ आ गया ना? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल नंबर 16 बोल रहे हैं कि नौकरी में अवसर की समानता, अवसर की समानता, नौकरी में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसको लोक नियोजन भी बोलते हैं, नौकरी भी बोलते हैं, ठीक है, नौकरी में अवसर की समानता। अब इसका सब आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3) ये सब क्या कहता है, ठीक है, कि 16 में तो बोल दिया कि नौकरी में अवसर की समानता, कि सभी को नौकरी में समान अधिकार मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि एसटी, एससी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, सबको तो आरक्षण मिलता है कि नहीं? तो क्या वो उसको मानेंगे क्या कि ये भेदभाव है, ये समान अधिकार हुआ क्या? तो यहाँ पे कोर्ट बोल रहा है, आगे बोल रहा है संविधान, कि ये नौकरी में अवसर की समानता है, और ये जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए व्यवस्था किया जाएगा, बच्चों व महिलाओं, ये बच्चों को हटा देना, महिलाओं को रखना, महिलाओं बस को रखना, महिलाओं के लिए आरक्षण। उसके पश्चात एसटी, एससी को नौकरी में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। ओबीसी विभाग की स्थापना और आरक्षण। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण,
ये सब जो है वो संविधान में, ये सब नौकरी में आरक्षण मिलेगा, ये बात कर रहा है, ठीक है। ये सब को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। और इसी में एक बात और बोला है, इसी में एक बात और बोला है कि धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक स्थलों या स्थानों पे पूजा पाठ या धार्मिक कार्य उसी धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। धार्मिक स्थलों पे पूजा पाठ या धार्मिक कार्य उसी धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब सामान्य है कि जैसे मंदिर है, ठीक है, मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च है, चर्च यहाँ कौन होते हैं? पादरी या फादर बोलते हैं, है ना। और मस्जिद है, मस्जिद में कौन होते हैं? मौलवी होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई मंदिर में मौलवी जो है उसको रख दिए पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, या मस्जिद में जो है वो पादरी को रख दिए पूजा पाठ करने के लिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे किसी को पता चलेगा जब कि ये कौन से संप्रदाय का है या कौन से धर्म का है, तो वहाँ पे विवाद होगा, ठीक है। तो वो कितना भी सीखेगा वो उस लेवल का नहीं सीख पाएगा। मान लीजिए कोई मौलवी है, वो उसको पुजारी बना दिया मंदिर का, तो वो सीख के कितना सीखेगा? एक हद तक सीखेगा, लेकिन अच्छे से सीख नहीं पाएगा फिर भी। तो इसमें बोल रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पे पूजा पाठ या धार्मिक कार्य उसी धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जिस धर्म का पुजारी है उसी धर्म के मंदिर में रहेगा। मौलवी मुस्लिम है तो मौलवी जो है वो वहाँ रहेगा मस्जिद में, आ रहे समझ, और क्रिश्चियन है तो चर्च में रहेगा। तो ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल नंबर 16 में। इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये भेदभाव नहीं है कि कोई बोला कि मंदिर में मैं भी जो है वो मौलवी हूँ, मैं मंदिर में क्यों नहीं रहूँगा, ये तो भेदभाव है मेरे साथ कि मंदिर में मेरे को नहीं पूजा पाठ करने दे रहे हैं, है कि नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि वे विशेष धर्म का व्यक्ति ही वहाँ पे पूजा पाठ करेगा, उसी को नियम धियम पता है। तो ये यहाँ तक ये समझ आ गया। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जैसे बोला है, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण था 15 में, तो वहाँ पे क्या था कि यूनिवर्सिटी वगैरह में सीटों का आरक्षण था, ठीक है, यूनिवर्सिटी में सीट लेने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वो नौकरी में आरक्षण है। किसमें है? नौकरी में। और नौकरी में आरक्षण ये दिया जाता है, जितनी वैकेंसी निकलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें सभी में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, एसटी एससी को आरक्षण, सब में अलग अलग सीटें जो हैं वो क्या कर दी रहती हैं? वर्गीकृत कर दी गई रहती हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। इतना सीट एससी को मिलेगा, इतना ओबीसी को, इतना ईडब्ल्यूएस को। याद हुआ? 16 नंबर नौकरी में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 में क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता का अंत। किसको? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है बताओ? छुआछूत, है ना। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि कहीं पे भी छुआछूत पहले ज़माने में होता था, है ना, अभी भी कुछ गांव में जो है वो होता है। तो ये बोल रहा है कि छुआछूत वगैरह जो है वो उसका अंत, मतलब संविधान ये बोल रहा है कि छुआछूत नहीं करना है। और कोई व्यक्ति अगर छुआछूत कर रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पे पब्लिक स्कूल के पास जो है वो नल है, स्कूल के पास नल है ना, और नल में जो है वो कोई बोल रहा है कि यहाँ नल में जो है पानी जो है सामान्य वर्ग के लोग ही पिएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। यही क्या कहला रहा है? अस्पृश्यता या छुआछूत कहला रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता बोल रहे हैं। स्कूल में सभी धर्म सभी जाति के लोग पढ़ सकते हैं। होटल में सभी लोग जो है वो खाना खा सकते हैं। यहाँ पे
इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये छुआछूत व्यवस्था नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, और अगर होगा तो वो व्यक्ति जिसके साथ ये हुआ है वो उस कोर्ट का शरण ले सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है ये? आर्टिकल नंबर 17 है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 18 देखिए, आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को उपाधि मिलता है, जैसे कि कोई अपने नाम के सामने क्या लगा लेता है? महाराज लगा लेता है ना? कोई अपने नाम के सामने क्या लगा लिया? महाराज लगा लिया। कोई राजा लगा लिया कोई अपने नाम के सामने। ठीक है, कोई और भारत भूषण बोल दिया, अपने नाम के सामने क्या बोल दिया? भारत भूषण बोल दिया। ये नाम नहीं है, ये उपाधि है ना, भारत भूषण। उसके बाद जो है नाम रख रहा है वो भारत भूषण रत्न सिंह, इस प्रकार से रख रहा है। तो ये सब उपाधि जो है वो नहीं चलेगी, बोल रहे हैं संविधान। इस प्रकार से नाम जो है वो नहीं रखा जा सकता। आपका नाम माँ बाप ने जो रखा है वही नाम आपका है। ठीक है, ये उपाधि वगैरह जो है वो नहीं चलेगा, ये संविधान बोल रहे हैं। लेकिन इसमें जो है वो एक चीज़ को ध्यान देना है, उपाधियों में अपवाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा संबंधी व सेना संबंधी। शिक्षा व सेना संबंधित उपाधि धारण किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, ये ना अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल मत समझना इसको, एग्जेम्पशन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, अपवाद। उपाधियों का क्या बोल दिया? अंत बोल दिया, है ना? उपाधियों क्या बोल दिया? अंत बोल दिया। उपाधि का अंत हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि धारण किया जा सकता है। तो शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि है क्या? शिक्षा संबंधी अधिकार उपाधि होता है पीएचडी का। पीएचडी का उपाधि लेते हैं, उसके बाद क्या कहलाते हैं? डॉक्टर कहलाते हैं। प्रोफेसर लोग डॉक्टर कहलाते हैं। तो वो ना मान्य है बोल रहे हैं, वो क्या है? मान्य है। और वैसे ही सेना के लोग जो हैं वो जैसे कहलाते हैं मेजर या जनरल कहलाते हैं कि नहीं? जनरल बख्शी मेजर, है ना? तो ये भी जो है वो कहा जा सकता है, नाम के सामने कहा जा सकता है, ये दोनों चीज़। ठीक है, लेकिन बाकी लोग अगर कह रहे हैं तो वो संविधान सम्मत नहीं है। तो अब बाकी में कौन आ गए? तो बाकी में जो है वो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे भारत रत्न किसी को मिला है ना, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं ना भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन बोलने के लिए बोल दिए, लेकिन नाम वो सचिन तेंदुलकर जो है वो लिख नहीं सकता, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मेरा नाम है करके। जब कोई लेटर लिखेगा कहीं पे तो वो अपने नाम के सामने भारत रत्न नहीं लिख सकता, या अमिताभ बच्चन पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन नहीं लिख सकता। आ रहे समझ? तो ये है, मीडिया वाले बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आप नाम जो है, मीडिया वाले अभी अंजना ओम कश्यप जो है वो कुछ भी बोल रही है ना, तो हाँ, मतलब ऑफिशियली औपचारिक जो पत्र पत्रिका है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। कौन लोग? सेना वाले और डॉक्टर वाले। अब देखो, एक डॉक्टर बच गया जो असली और डॉक्टर है, ये तो पीएचडी वाले डॉक्टर है ना? और मेन डॉक्टर जो है बच गए, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको क्यों छोड़ दिए, हमको क्यों छोड़ दिए बोल रहे हैं। तो उनको संविधान ने जगह नहीं दी है, लेकिन उनके जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें उनको परमिशन मिला है कि आप नाम के सामने डॉक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो संविधान ने नहीं दिया है, लेकिन उनको मिल गया है अनुमति, तो वो लोग इसी नाम से डॉक्टर लिखते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया? 18। याद हुआ? अब देखो आर्टिकल नंबर 19, देखो 18 हो गया। ठीक है, अब रुकना है यहाँ पे। मौलिक अधिकार की संख्या टोटल कितनी है बताओ? मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी संख्या टोटल है 6 है। ठीक है,
इसको मेरे को लिखवा देना था पहले, अब इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है। ठीक। दूसरा मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, नहीं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, हाँ ठीक है ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखो लिखो, वो नहीं है, वो उसी में आता है स्वतंत्रता में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाता है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 और 24। ठीक है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28। पांचवा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। भाग 3 है, भाग 3 लिखवाया तो हूं ना। पहला जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है ना, भारत और उसके राज्य। दूसरा जो है वो कौन सा है? नागरिकता। तीसरा जो है मौलिक अधिकार। चौथा भी नहीं आए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30। और उसके बाद लास्ट है संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? 6 ठो है, आर्टिकल नंबर 32 में है। ये किस में है? आर्टिकल 32 लिख लेना। एक आर्टिकल है 32। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स अगर कोई पूछेगा कितना है, तो टोटल कितना है? 6 ठो है। और वो अगर पूछेगा कि समानता का अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल है, तो 14 से 18 है। स्वतंत्रता में 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध में 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से 26 है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो है 29-30। और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता में आर्टिकल नंबर 32। 31 नंबर आर्टिकल छूट गया है ना, उसको नहीं करना है, केवल 32 नंबर। अब इसके बाद जो है फिर से हम लोग आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा 4 ठो जो आर्टिकल 14 से 18 तक, वो किसमें है? समानता का अधिकार में, है ना। और अब हम लोग आ जाएंगे किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार, 19 नंबर। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19, और ये है स्वतंत्रता का अधिकार। आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो है वो आर्टिकल 19(1) का ए या क, इसमें बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला। दूसरा क्या बोलता है? 19(1) का बी। ठीक है, ये बोलता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। करने की स्वतंत्रता। और किस प्रकार से? शांतिपूर्ण
एकदम शांतिपूर्ण, बिना हथियार के, बिना हथियार सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1) का सी, सभा बनाने की स्वतंत्रता, सभा बनाने या समिति निर्माण, समिति बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि स्वतंत्रता। याद हुआ? हुआ याद? उसके बाद है 19(1) का डी, 19(1) का डी, है ना। तो ये है संचरण करने की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का ई, निवास करने की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का एफ, ये जो है वो हटा दिया गया है। एफ को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया है, तो पहले क्या था इसमें? तो पहले इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा हटाया। अब 19(1) का एफ से यहाँ पे हटा दिया गया और इसको लाया कहाँ पे? कहाँ पे इसको ले गया? ठीक है, तो इसको ले गया है संविधान के आर्टिकल नंबर 300 का ए, 300 का ए। तो आर्टिकल 300 का ए में क्या हो गया है? 300 का ए में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, लेकिन वो मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, वो जो है कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, और कौन सा भाग 20, भाग 20 में जो है इसको ले गए। और कौन सा चीज को हटाए? तो आर्टिकल नंबर, इसी में आर्टिकल नंबर 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, 31 आर्टिकल में। ठीक है, तो 31 आर्टिकल को भी हटा दिया गया है। 31 आर्टिकल भी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 31 में भी क्या था? इसमें भी संपत्ति का अधिकार था। ठीक, और इसमें भी संपत्ति का अधिकार था। इन दोनों को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? इंदिरा गांधी जब सरकार में आई तो वो क्या करती है? प्रीवी पर्स खत्म करती है। प्रीवी पर्स क्या होता है? विशेष अधिकार होता है राजाओं को या प्रमुख लोगों को, संपन्न लोगों को प्रीवी पर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो प्रीवी पर्स जब खत्म की 1969-70 के आसपास, तो वहां पे ये हुआ कि जिसके पास भी 100 एकड़ से ज्यादा भूमि थी वो सब को क्या किया गया? सरकार जो है छीनना शुरू कर दी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है केरल का मठ का मठाधीश था, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के पास मंदिर का बहुत जगह था, तो वो केस कर दिया। उसका वकील था पालकी वाला, एन पालकी वाला, नानाजी पालकी वाला। ठीक है, नानाजी पालकी वाला, पालकी वाला मतलब फारसी था, और पारसी लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। तो वो ना केस कर दिया, और केस किया ना, तो वहाँ पे फिर उसको ना केशवानंद भारती केस से ही पूरा सब कुछ जो है वो क्या हुआ? बदलना शुरू हुआ, सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उसका कहना था कि ये मौलिक अधिकार है, ये तो संपत्ति का अधिकार, इसको क्यों छीन लिए हो तुम लोग, है ना, इसको क्यों छीन लिए? तो वहाँ पे बहुत बहस हुआ, पहले भी हुआ था। बाद में बहस का नतीजा ये निकला कि मौलिक अधिकारों को जो है संसद जो है संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित मत हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो वहाँ पे उसका अर्थ नहीं बताया गया, वहाँ पे उसका अर्थ नहीं बताया गया। लेकिन कुछ कुछ कानून फिर आते हैं, कुछ केस होते हैं, तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कौन सी चीज़ों को नहीं हटा सकते, है ना। तो जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शब्द हैं
उनको आप नहीं हटा सकते। गणतंत्र है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है, इसको मान लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है। मूल अधिकार जो हैं उसको भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और बेसिक स्ट्रक्चर का परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में कौन सी चीज़ लागू होगी, कौन सी चीज़ लागू नहीं होगी, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी चीज़ों का अर्थ बताता है, एक्सप्लेन करता है। कानून संसद बताता है, लेकिन लागू जो है वो न्यायालय करता है। कानून तो वही बनाएगा, लेकिन लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून कोई बन गया, कानून बनने के बाद भी उस कानून को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून कोई बन गया ना, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद भी उसको ख़त्म करने की शक्ति किसके पास है? तो वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसा हुआ भी है। 99 नंबर का संविधान संशोधन, 99 नंबर का, उसमें बनाया गया था एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग किसके लिए बनाया गया था? जज, सुप्रीम कोर्ट में जज की भर्ती करने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज की भर्ती करने के लिए पहले क्या था कि कोलोजियम सिस्टम था, एक कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जजों की टीम रहती थी। 4-5 जज लोग रहते थे, वही लोग ना नया जज चुनते थे। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, तो वही लोग चुनाव करते थे। तो वहाँ पे क्या होना शुरू हुआ? भ्रष्टाचार शुरू हुआ। सीनियर जो है उसको जो है नहीं बना के जूनियर को बनाना शुरू कर दिए, अपने अपने लोगों को जज बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मोदी सरकार को लगा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे, उसमें जज लोग तो रहेंगे ही, हम लोग भी रहेंगे, मतलब सरकार की टीम भी वहाँ पे रहेगी। और उसको लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर हो गया, वो 99 नंबर का संविधान संशोधन हो गया, एक्ट बन गया वो। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो किसी भी फैसले पे, चाहे वो पहले बना हो चाहे बाद में बना हो, वो उठा के उसका रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, रीचेकिंग कुल मिला कर सकता है, पुनर्मूल्यांकन टाइप का। ठीक है, बिना किसी के बोले या किसी के बोलने पे, दोनों में स्थिति में वो कर सकता है। तो उसको लगा कि सुप्रीम कोर्ट का शक्ति छीना जा रहा है, जजों की शक्ति छीनी जा रही है, तो उसको, उस पूरे एक्ट को वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, संविधान सम्मत नहीं है बोल के। ठीक है, तो अब फिर कोलोजियम सिस्टम जो है वही क्या करता है? जजों का चुनाव करता है। नहीं तो पहले बीच में कौन आ गए थे? प्रधानमंत्री भी उसमें आ गए थे, उसमें कैबिनेट मंत्री भी एक जने आ गए थे, उसमें एक जने विपक्ष का नेता भी आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे जज लोग बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग नहीं आओगे, आप लोग आओगे तो पैसा वैसा वाला काम शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उसको ख़त्म कर दिया। तो ये वाला कहानी समझ लेना, 21(1) का F जो है वो हटा दिया गया। हटाने के बाद ले जाया गया 300 का A में, जो भाग 20 का हिस्सा है। 31 में भी यही था संपत्ति का अधिकार, इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। अब 19(1) का F के बाद क्या आता है? G आता है। 19(F) का G, इसमें क्या है? इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अब ये पूरा स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको मिला हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है स्पीच देना, है ना। अभिव्यक्ति मतलब विचार व्यक्त करना है। आपका क्या विचार है मोदी गवर्नमेंट के विषय में? आपका क्या विचार है? मोदी क्या अच्छे नागरिक हैं? मोदी क्या राष्ट्रभक्त हैं? तो आप क्या बोल दिए कि नहीं, राष्ट्रभक्त मेरे को नहीं लगते, है ना। अब उसके बाद जो है वो आपको उठा के क्या कर दिए? जेल में डाल दिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वाक अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता हुआ क्या? नहीं हुआ, जेल में डाल दिया, मतलब कहाँ स्वतंत्रता? तो आप जो है वो किसी भी विषय पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, ये स्वतंत्रता है संविधान में। ठीक है। दूसरा, लेकिन किसी को गाली नहीं बक सकते। अब यहीं पे फिर हम मोदी के बारे में पूछा इनसे, है ना, तो नहीं नहीं राष्ट्रभक्त नहीं है, बहुत बड़ा चोर है, डकैत है पूरा, है ना, ये सब शब्द प्रयोग कर दिए। हाँ, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप गाली नहीं बक सकते, राष्ट्रपति को नहीं बक सकते, मोदी को नहीं बक सकते, या किसी भी विधायक
सांसद या किसी भी को व्यक्ति को गाली नहीं बक सकते हैं, उसके बारे में आप जो भी बोलिए। अगर आप शब्द प्रयोग कर दिए कि मोदी चोर है, तो आपको साबित करने पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चोरी किया है वो, ठीक है। अगर साबित नहीं कर पाया तो मानहानि का दावा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, तो साबित करना पड़ता है। दूसरा है सम्मेलन करने की बिना हथियारपूर्ण, शांतिपूर्ण, कहीं पे भी आप सम्मेलन करो, शांतिपूर्ण, हथियार नहीं रखने हैं। लेकिन सिखों को हथियार रखने का छूट है ना, वो कृपाण वगैरह रखे रहते हैं वो लोग, तो उस 5 ठो जो रखे रहते हैं वो सब पहन के अपना जा सकते हैं सम्मेलन में, ठीक है। तीसरा है सभा बनाने की, समिति बनाने की, ये तो स्वतंत्र हो ही, आप कोई भी समिति बना सकते हो, है ना, कमेटी बना सकते हो। संचरण करने की स्वतंत्रता है, देश भर में कहीं पे भी घूम सकते हो आप, देश भर में कहीं पे भी घूमते घूमते पहुंच गए, लेकिन ऐसे जगह पे नहीं पहुंचना है जहाँ पे सेना का कानून है, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं पहुंचना है। वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा मत करना कि ये तो सर पढ़ाए थे, है ना, हम तो पढ़े हैं संविधान में कि घूमने का स्वतंत्रता है, घूम रहे हैं। अरे भाई, तो यहाँ नहीं घूमना है यार, यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र है, सेना का कानून लगा हुआ है, आतंकी आ सकते हैं। कश्मीर में क्यों घूम रहे हो तुम, जाओ सुरक्षित क्षेत्र में, है ना। तो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन देख के घूमना। निवास करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कश्मीर में ही निवास करूंगा बोल रहे हो, ठंडा प्रदेश है करके, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है ना, कि वहाँ पे अभी ज़मीन खरीदने या इसका निवास करने के लिए अभी स्वतंत्रता नहीं मिला हुआ है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे सेना का कानून नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे आतंकी या उपद्रवी तत्व लोग लगातार हमला नहीं करें, जैसे मणिपुर है ना, मणिपुर में जाके आप बोलोगे कि मैं निवास कर सकता हूँ, तो किराए से तो आप निवास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर चाहिए परमानेंट, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ना ज़मीन के नाम से वैसे भी लड़ाई हो रहा है ना, तो आपको ज़मीन वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, प्रतिबंधित क्षेत्र है ना वो। कश्मीर में आप बोलोगे कि ठंडा प्रदेश है, बहुत सुंदर है, स्वर्ग टाइप का है ना, तो वहाँ ज़मीन खरीद लेते हैं, तो ऐसे तो हर कोई ज़मीन खरीद लेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बोल रहे हैं नहीं नहीं, सबके लिए अभी नहीं है भाई, प्रतिबंधित क्षेत्र है वो भी, ठीक है। इसको हटा दिया गया। व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी उसी प्रकार का युक्ति युक्त प्रतिबंध है। कहीं पे भी जाके आप बोल रहे हो कि नहीं मैं लद्दाख में जाके गुपचुप ठेला खोलूँगा, है ना, बहुत बिकता है, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे भी सेना का कानून वगैरह है। आतंकी लोग आके गुपचुप को पूरा खा देंगे और तुमको गोली भी मार देंगे, पैसा नहीं देंगे, है कि नहीं, लूट लेंगे सब ठेला वेला को। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए सरकार जो है वो क्या कर सकती है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल नंबर 20। किसको युक्ति युक्त मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कहाँ गया यार, गायब हो गया। युक्ति युक्त मतलब क्या है कि सामान्य से जो मैं बताया हूँ वही है, देखो, युक्ति युक्त प्रतिबंध शब्द जो है वो आपको कठिन लग रहा होगा, प्रतिबंध को तो मतलब समझ गए आप, है ना, जहाँ पे उचित लगता है। युक्ति युक्त मतलब क्या होता है, उचित होता है, उचित उचित प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब आप जानते हो क्या होता है, रोकना, है ना, और उचित रोकना, उचित रूप से रोकना मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई कानून है, जहाँ पे कोई सेना का कानून है, सेना पूरा फैली हुई है सब जगह पे, वहाँ पे 6 बजे के बाद जो है वो शाम होता है तो पूरा दुकानों को बंद करा दिया जाता है, ठीक है, सेना का कानून चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे आप बोलोगे कि मेरे को 24 घंटा जो है वो स्वतंत्र हूँ, मैं रात को घूमने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो वहाँ पे सरकार बोल रही है कि वहाँ पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, उचित प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है, कि आप वहाँ पे नहीं घूम सकते क्योंकि वहाँ पे आपकी जान को क्या है, खतरा है, बोल रहे हैं। इसी को युक्ति युक्त बोल रहे हैं, उचित उचित, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 20, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अब ये लिखा हुआ है, एकदम कठिन लग रहा हुआ है ना। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में क्या संरक्षण है? अपराध कोई किया और उसका जो है वो दोष, अपराध का है ना दोष किसके ऊपर लगेगा, तो उसके संबंध में जो है संरक्षण क्या मिलेगा हम लोगों को। मतलब कोई भी अपराध का अगर आपके ऊपर दोष लगा दिया गया है ना, कोई भी अपराध का आपके ऊपर क्या लगा दिया गया, दोष लगा दिया गया, तो वहां से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें जो है वो क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध के लिए नए कानून के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट को समझाऊंगा, पहले लिख लो। दूसरा, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं जाना होगा। मतलब एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, कुल मिला के सजा नहीं मिलेगा। जेल बस नहीं, ये जेल जाना तो हर बार जेल तो नहीं भेजते हैं ना, कई बार तो जुर्माना भी भेज कर देते हैं, तो सजा नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसी में है, खुद की गवाही के लिए जबरन बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद की गवाही के लिए जबरन जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। अब तीनों पॉइंट को समझना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पुलिस किसी को पकड़ के ले आती है ना पुलिस, तो वो ना कुछ भी सजा वजा बना देती है ना, कुछ भी क्राइम किया है करके बना देती है। जैसे सैफ अली खान, अभी सैफ अली खान को मारा एक जने, सैफ अली खान को मारा दूसरा, पकड़ लिया दूसरा को और सजा मिल गया तीसरा को। याद आ रहा है, सैफ अली खान के घर में हमला नहीं किया एक जने, तो जो फोटो दिखा रहा था उससे दूसरे व्यक्ति को पकड़ ली थी पुलिस। याद आ रहा है, जो फोटो में था वो नहीं था, दूसरे व्यक्ति को पकड़ ली थी। और जो व्यक्ति को पकड़ती है वो छत्तीसगढ़ का ही है, वो मुंबई से छत्तीसगढ़ आया, भिलाई आया, भिलाई में उतरा स्टेशन में, पुलिस उसको पकड़ ली कि तू ही मारा है सैफ अली खान को, हमला किया है। अब वो बोल रहे हैं मैं नहीं किया हूँ, नहीं किया हूँ, शकल सूरत मिला लो मेरा। पुलिस उसको पकड़ ली, बाद में पुलिस जो है उसको 4 दिन बाद छोड़ दी। और उस लड़के का शादी लग गया था, शादी लग गया था, शादी टूट गया। हाँ, और उसके बाद वो मानहानि का दावा किया। कुछ फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहे हो। बेचारे का जो है वो क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। अब वो चल रहा होगा केस अब। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अपराध के लिए एक कानून के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब नया कानून कैसे है, देखो, मान लीजिए आपने जो है वो अभी शाम को 4 बजे जो है वो अपराध किया, 4 बजे आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब 5 बजे जो है वो क्या बन गया, एक कानून बन गया कि इस प्रकार का अगर कोई मर्डर किया तो पहले उसको मिलता था सजा 10 साल का, अब जो है मिलेगा 15 साल का, ठीक है। आपने अपराध किया है 4 बजे, कानून बना है 5 बजे, ठीक है आज ही। तो आपको ये बोल रहे हैं पहले में कि कानून जो है किस प्रकार से सजा देगा, कि पुराने नियम के हिसाब से सजा देगा, है कि नहीं, नए नियम के हिसाब से सजा नहीं देगा। 5 बजे बने हैं क्योंकि अपराध कब हुआ है, 4 बजे हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको प्रदान किया जा रहा है अपराध का, ठीक है। ये संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ना संविधान, कि नहीं भैया उसका पुराना जो कानून है उसमें कम सजा है, उसी के हिसाब से दो इसको, नया कानून के हिसाब से इसको नहीं मिलेगा। अगर ये क्राइम कर रहे हैं 5:01 में भी क्राइम कर रहे हैं, तो इसको अब सजा किसके हिसाब से मिलेगा, नए कानून के हिसाब से मिलेगा। आगे समझ, एकदम आसान है ना। दामिनी केस हुआ था लेकिन एक देखो, लेकिन वो फिर क्या बोलते हैं संविधान
कि एकदम ना रेयर केस मत आ जाए, ऐसा केस मत आ जाए जो एकदम विध्वंस टाइप का रहे, बहुत निर्दयी टाइप का, क्रूएल, वहाँ पे क्रूएलिटी दिखा एकदम ज़्यादा, ठीक है। एक दामिनी रेप केस हुआ था दिल्ली में, याद है आप लोगों को, जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, है ना। 2000, छोटे थे आप लोग, 2013 का बात है वो, 12-13 का, है ना। बहुत बड़ा केस था वो लड़की जो है वो जा रही थी अपने दोस्त के साथ, बस में सफ़र कर रही थी दिल्ली में रात को 10 बजे, और उसके बाद जो है 4-5 लोग रहते हैं, अब वो लोग हैवानियत करते हैं, है ना। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी फेंक देते हैं, और उसको भी जो है वो चलती बस से उसको फेंक देते हैं। वो बहुत मुश्किल से जो है वो बचे रहती है, लेकिन उसके बाद 5-6 दिन के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब केस हुआ तो वहाँ पे बोला गया कि एक, जितने लोग थे उसमें शामिल, उसमें एक बच्चा नाबालिग था, वो 18 साल से कम था। तो उसके जो वकील लोग थे उन्होंने उनको बोला कि ये व्यक्ति जो नाबालिग है उसके ऊपर सभी अपराध को क्या कर दो, मर दो। सभी अपराध को किसको बोल दो, अपराधी यही है बोल दो, यही किया है, सब यही शुरुआत किया, यही सब कुछ किया, हम लोग बाद में किए हैं, या हम लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से मतलब बाद में हम लोग आए हैं, ये शुरुआत किया, यही मारा पीटा है, यही फेंका है, सब कर दो। तो बोले क्यों, तो वो बोला कि नाबालिग है, नाबालिग को सज़ा नहीं होता है, नाबालिग को जो है बाल सुधार गृह में भेजेंगे और उसको बाकी लोगों को जेल में भेजेंगे, जेल में भेजेंगे, तुमको बाकी पुराने जो मुजरिम हैं वहाँ अंदर में वो लोग मार डालेंगे क्योंकि तुम लोग रेप के अपराधी हो, तो वो लोग आपको कूट डालेंगे अंदर में, ठीक है। तो तुम क्या कर दो, छोटे के नाम सब कुछ को कर दो। तो वैसे ही हुआ। अब कोर्ट का बेंच बैठा तो वो बोले कि ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल के तहत हम लोग सजा दे ही नहीं सकते, क्योंकि कानून जो है अब बना रहे हो आप, नया कानून बना दिए कि कोई व्यक्ति, बच्चा जो है वो अगर 16 साल का है और इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है तो उसको भी बड़े बड़े लोगों की तरह सजा दिया जाएगा, ये नया कानून बना दिए। लेकिन नया कानून के बाद भी क्या बोले कि ये संविधान का जो आर्टिकल है वो तो खत्म हो जाएगा, फिर उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, मौलिक अधिकार का। तो वहां पे बोला गया कि ये केस जो है ऐसा हमने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, इतना जघन्य अपराध जो है वो अगर किसी 17 साल के बच्चे ने किया है तो भी आप उसको बड़े की तरह सजा दो, कोई 16 साल का है तो भी उसको बड़े की तरह सजा दो, समझ गए। तो उस सजा को, उसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ था, बहुत कम होता है, रेयर होता है ना, नगण्य होता है। तो ऐसे केस में जो है नाबालिग को सजा दिया जा सकता है। नाबालिग कितने साल का हो, 16 साल, 16 से कम नहीं ना, 16 से कम में फिर उसको बाल सुधार गृह में भेजेंगे, लेकिन 16 साल का अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है तो उसको बड़े की तरह सजा दी जाएगी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, एक अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं जाना होगा। एक तो फिल्म आया हुआ था, एक तो फिल्म अमिताभ बच्चन का अंधा कानून फिल्म आया हुआ, याद आ रहा है आपका, अंधा कानून एकदम मजेदार फिल्म है ना, 1 नंबर फिल्म है। आ जाइए। अंधा कानून फिल्म में क्या होता है, अमिताभ बच्चन बड़ा बड़ा दाढ़ी बना बना के घूमता है, याद आ रहे हैं, जैसे पिक्चर शुरू होता है ना कुछ तो वो क्या करता है, अंधा कानून है, अंधा कानून है करके गाना गाते रहता है। रजनीकांत उसको देखता है हर बार, ये क्यों अंधा कानून करता है करके, तो पूछता है एक बार क्या हुआ था करके, तो बताता है वो ना फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है, फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर रहता है, और उसके रेंजर में मतलब जंगल में अमरीश पुरी जो है वो गुंडा रहता है, बड़ा आदमी रहता है, गुंडा रहता है, स्मगलिंग काम करता है। तो वो ना जंगल से लकड़ी वगैरह, चंदन का लकड़ी, ये वो सबका क्या करता है, स्मगलिंग करता है। उसको एक दिन रेंजर साहब जो है अमिताभ बच्चन क्या करता है, धमकी दे देता है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा इस प्रकार से करोगे तो। दूसरे दिन क्या होता है, अमरीश पुरी एक आदमी को मारता है, उसको अपने कपड़े पहना देता है पूरा, जूता मोजा सब, और उसके चेहरे को पत्थर से कुचल देता है कि कुछ पहचान मत है, चेहरा पहचान मत है, ठीक है। घड़ी वड़ी भी पहना देता है अपना। पुलिस आती है, पुलिस देखती है ये तो अमरीश पुरी मर गया, पुलिस को लगता है कौन किया, तो सब लोग बताते हैं कि यही धमकी दिया था रेंजर। अमिताभ बच्चन को हो जाता है जेल, 20 साल का सजा हो जाता है। उसके बाद 20 साल का सजा काट के वो आता है जब, तो वो ना देखता है एक जगह पे भाषण देते रहता है, कौन, अमरीश पुरी नेता बन गया रहता है, भाषण देते रहता है। उसको आता है गुस्सा कि मैं इसी को मारने के बाद तो जेल गया था। वो वहाँ फल दुकान में एक सब्जी फल दुकान से एक चाकू निकालता है, वो उसको दौड़ाएगा, दौड़ाते दौड़ाते पहुँच जाते हैं वो लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं। कोर्ट में जो है वो क्या होता है, उसको जान से वो मार देता है। जैसे जान से मारता है तो जो वकील जज बैठा रहता है सामने में,
वो उसको फिर से सज़ा सुना देता है, फिर इसको 20 साल का कैद है ना पकड़ लो। वो बोलता है कि अरे यार अजीब कानून है, बोलते हैं तुम्हारा कानून पूरा अंधा कानून है, बोलते हैं। अंधा कानून फिल्मों का भी नाम था कि तुम जो है तुम ही जज थे, बोलते हैं तुम ही तो जज थे ना, कि मैं जो है इसी आदमी को मार दिया था, मर्डर किया था, इसी आदमी के मर्डर के नाम से 20 साल की सज़ा काट चुका हूँ मैं, अब तुम सज़ा सुनाए थे, अब फिर इसी आदमी के नाम से तुम फिर मेरे को सज़ा दे रहे हो 20 साल का, तो ये तो ठीक नहीं है, बोलते हैं, है ना। अरे मैं क्या बताया, आप समझ ही नहीं पाए। जो मरा हुआ था वो दूसरा व्यक्ति था ना, मैं तो यही बता रहा हूँ। उसका चेहरा वगैरह पूरा क्या कर दिया, कुचल दिया था, वो अपना कपड़ा लत्ता पूरा पहना दिया था, अपना घड़ी पूरा दे दिया था, ठीक है। तो सामने वाले पुलिस को क्या लगता है कि यही वही व्यक्ति है, अमरीशपुरी ही है, ठीक है। तो वहां पे 2 बार सजा मिल गया, और उसी प्रकार के केस देश में कई बार हुए। तो यहाँ पे फिर बोला गया एक अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं जाना होगा या सजा नहीं मिलेगा, बोला गया, इसमें जोड़ दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए पहले गलती हुई है जज साहब से, तो दोबारा जो है वो गलती नहीं होगी। अगर वो पहले सजा पा गए हैं, दूसरे व्यक्ति के नाम से ही पा गए हैं, तो फिर से जो है वो उसी व्यक्ति के नाम से उसको दूसरी बार सजा नहीं होने वाली है, ये बोल दिया गया यहाँ पे। और तीसरा बोला गया कि खुद की गवाही के लिए जबरन बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, शक हुआ उठा के ले गए, लड़के लोग बेचारे लोग ना रात रात को बात करते रहते हैं, लड़के लोग है ना, आपकी उम्र के जैसे जवान लड़के लोग, हम लोग नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए, तो वो लोग रात रात को फ़ोन में बात करते रहते हैं, है ना। अब रात को फ़ोन में बात करते हैं, उसी मोहल्ले में क्या हो गया, चोरी हो गया। पुलिस दूसरे दिन देखती है कैमरा वैमरा में कौन कौन घूम रहा था, है ना, तो वो बेचारे लड़के को उठा के ले जाती है। अब वो बेचारा जो है वो किससे बात कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं, उसको चोरी वोरी से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन पुलिस शक के आधार पे किसको ले जाती है, उसको ले जाती है, और उसके ऊपर आरोप वगैरह भी दाखिल कर देती है, ठीक है। तो वो जो है मारपीट के डर से, पुलिस मारती भी बहुत है, तो मारपीट के डर से वो क्या बोलते हैं, हाँ सर मैं जो है वो चुराया हूँ, बोलते हैं, है ना, मैं चुराया हूँ बोल देता है, मैं चोरी किया हूँ। तो पुलिस उसको नहीं मारती। उसके बाद उसको अदालत में ले जाती है। अदालत में वो उससे पूछा जाता है कि आपने चोरी किया था कि इतना सोना वगैरह, तो वो बोलते हैं नहीं सर मैं तो चोरी नहीं किया था, मैं तो बात कर रहा था फ़ोन में। तो क्यों आप बोले हो पुलिस को कि आपने चोरी किया है करके, तो पुलिस मारती है, बहुत मार रही थी मेरे को, तो मैं डर के अपना जान को बचाने के लिए बोला था सर, ठीक है। तो वहाँ पे जज साहब के सामने जो बयान नोट किया जाता है वो असली बयान होता है, पुलिस के सामने जो बयान नोट होता है वो बयान का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, कोर्ट में। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 21 से आगे, ठीक है। थैंक यू, फिर धन्यवाद। इसको बंद कर दो यार।